मैं आपका होस्ट एंड दोस्त पेरवाराम पालड़िया। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर प्रश्नावली नंबर 11 समरूपता लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, समरूपता क्या है? ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नावली ज्योमेट्री की। ठीक है, एक स्कोरिंग प्रश्नावली भी है। चलो ज्योमेट्री का देखो, समरूपता से पहले हमको प्रश्नावली में पढ़ना पड़ेगा सर्वांग सम एक दूसरे के समरूप, यानी कि दोनों चीजों में हमारे को अंतर होना पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों चीजें क्या है? दोनों तो सर्वांग सम, अगर इसके टुकड़े करते हैं नाम से पता चलता है। सर्वे प्लस सम, सर्वे का मतलब सभी, और यहाँ देखिए समरूप, समान प्लस रूप, यानी सर्वांग सम का मतलब सभी चीजें समान होनी चाहिए। और अगर समरूपता की बात करूं मैं तो समान रूप, अर्थात सर्वांग सम के अंदर मैं करूं तो कोई तो आकृतियां पूर्ण रूप से समान होनी चाहिए। पूर्ण रूप से समान होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन समरूप का मतलब समान रूप, एक समान रूप होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं करूँ एक तो 10 रुपए का सिक्का, एक है 5 रुपए का सिक्का। ठीक है, यानी इनका रूप बिल्कुल समान है, यानी कि ये भी गोल है और ये भी गोल है, यानी इनका भी रूप और इनका भी रूप दोनों का क्या है? समान है। लेकिन मैं अगर बात करूं इन सब चीजों की, इनकी त्रिज्या अलग है, इनकी त्रिज्या अलग है, तो अलग अलग त्रिज्या है, सब चीजें समान नहीं, लेकिन सिर्फ आकार समान है, अर्थात मैं कह सकता हूँ ये दोनों वर्त क्या है? समरूप है, लेकिन सर्वांग सम नहीं है। देखो सर्वांग सम की बात करूं तो मान लीजिए कोई त्रिभुज है एबीसी, एक दूसरा त्रिभुज है PQR। ठीक है, अब इसकी भुजा मान लीजिए 2 3 4 है, इसकी भी भुजा 2 3 4। अब देखिए ये बिल्कुल सेम है, एक नहीं है, इसकी भुजा 2, ये भी 2, इसकी भुजा 3, ये भी 3, इसकी भुजा 4, इसकी भुजा भी 4। अर्थात मैं कह सकता हूँ ये आकृति क्या है? बिल्कुल समरूप है, सर्वांग सम, यानी कि ये भी समान है और ये भी समान है पूर्ण रूप से। यानी कि अर्थात में सर्वांग सम की बात करूं तो दो आकृतियां एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेनी चाहिए। दो आकृतियां पूर्ण रूप से एक दूसरे को ढक लेनी चाहिए। अर्थात मैं करूं इन दो त्रिभुजों की बात करूं, इस त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये पूर्ण रूप से ढक लेगा। ठीक है, अगर इसी तरह से बात करूं, मान लीजिए 10 के सिक्के दो ले लिए मैंने, अब 10 के पहला सिक्का और दूसरा सिक्का, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो पूर्ण रूप से ढक लेंगे, अर्थात तो क्या सर्वांग सम। लेकिन रूप क्या होना चाहिए? समान। क्या 5 रुपए का सिक्का और एक 10 रुपए का सिक्का एक दूसरे को पूर्ण ढक लेंगे? नहीं, 5 रुपए को सिक्का ऊपर रखोगे तो 10 रुपए के सिक्के को जगह दिखाई देगी, अर्थात उनका एक रूप क्या है? एक रूप समान है, सिर्फ क्या है? रूप समान। चलो समझ में आ गया? चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं समरूप। चलो समरूप क्या है? देखो सबसे पहले बहुभुज की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि बहुभुज, अगर दो बहुभुज समरूप होंगे तो उनकी क्या कंडीशन होगी? ठीक है, क्या शर्तें होगी? तो देखिए समरूप, दो बहुभुज समरूप होंगे, ये देखिए अगर दो बहुभुज समरूप हो गए यदि, पहली कंडीशन है उनकी
संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। इसी तरह से दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है, उनके संगत कोण बराबर, ठीक है। यानी कि अगर दो बहुभुज समरूप कब होंगे, पहली कंडीशन क्या, उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या, उनके संगत कोण क्या होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आकृति है, आकृति, ठीक है। मान लीजिए 2 है, ये 3 है, 6 है, 4 है, 5 है, 1 है, ठीक है। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये मान लीजिए 90 डिग्री है, 120 डिग्री है, 110 डिग्री है, ठीक है। जो भी इस चित्र में जो काल्पनिक लिखे हुए मान है सारे काल्पनिक है, ठीक है। चलो इसी तरह से मान लीजिए मैं दूसरे किसी बहुभुज की बात करूं, ठीक है। तो ये भी कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री। लेकिन ये है 12, 6, 8, 10, 1, 2 और 4, ठीक है। ये मान लीजिए 2 3 नाम लेता हूं मैं, ए बी सी डी ई और एफ। बहुभुज है, इसका नाम लेता हूं पी क्यू आर एस टी यू। अब मान लीजिए 2 बहुभुज है, ठीक है। अब इनके देखो संगत कोण, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 120, तो ये भी 120, ये 70, ये भी 70। लेकिन इनके भुजाओं का अनुपात देखो, मान लीजिए मैं एफ देखूं, इनकी संगत भुजा की पी यू, तो 3/6 इक्वल टू। इसी तरह से अगर मैं भुजा देखूं एफ ई कितनी है 2, और देखो इसकी यूटी कितनी है 4। इसी तरह से सभी भुजाएं देखूंगा मैं तो क्या होगी, देखो 3:6 मतलब 1:2, यह भी देखो 1:2, यानी कि समान अनुपात में है। और इनके संगत कोण है, यानी कि संगत कोण ये कोण और ये कोण, यानी कि संगत कोण अगर भुजाएं समान अनुपात में, तो दोनों बहुभुज के होंगे समरूप होंगे, क्या होंगे समरूप। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए यह है वाई, एक है बड़ा वाई, 2 2 2 2, ये है 4 4 4, वर्ग में सभी वजह बराबर होती है। अब देखिए हमारे को पता है वर्ग क्या होता है, प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री, तो इनके संगत कोण तो बराबर है ही है, ठीक है। अब भुजाएं देखो, ये 2 है, 2 कितनी है 4, इनकी 2/4, फिर दूसरी भी 2/4, इनके अनुपात क्या आ रहा है 1:2, यहाँ भी क्या आ रहा है 1:2, अर्थात इनके संगत कोण तो बराबर है, इसके साथ इनकी भुजाएं संगत भुजाएं भी क्या है समान अनुपात में। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये 1 नंबर चतुर्भुज, सॉरी 1 नंबर वर्ग और 2 नंबर वर्ग दोनों क्या है समरूप। इसी तरह से बहुभुज की 2 कंडीशन क्या है, उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए समान अनुपात में होनी चाहिए, वो दूसरी कंडीशन क्या है, उनके संगत कोण क्या होनी चाहिए बराबर, अर्थात वो आकृति क्या होगी समरूप, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं सर्वांशक। तो सर्वांशक में सीधी सी बात है, सब कुछ चीजें समान होनी चाहिए। सर्वांशम और समरूप, उम्मीद करता हूँ यहाँ सभी की समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज में सर्वांग समता, त्रिभुज में सर्वांग समता,
त्रिभुज में सर्वांग समता। देखिए त्रिभुज में सर्वांग समता, इसके कुछ नियम है। देखिए नियम क्या है, साइड साइड साइड, यानी कि क्या कह सकता हूं मैं, भुजा 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 नियम। इसी तरह से दूसरा नियम है भुजा, ठीक है। इसी तरह से तीसरा नियम है एंगल साइड एंगल, अर्थात कोण भुजा कोण। और जो चौथा नियम है वो है आरएचएस नियम, अर्थात समकोण कर्ण भुजा। अर्थात ये चार नियम लगते हैं, इन चार नियमों के अनुसार हम त्रिभुज में सर्वांग समता सिद्ध करते हैं। देखिए पहला नियम क्या है, साइड साइड साइड, अर्थात भुजा भुजा भुजा, यानी कि तीनों चीजें समान होनी चाहिए। मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC, इसी तरह से एक त्रिभुज है PQR, इनमें भुजा देख मान लीजिए 2 3 4, इसमें भी क्या 2 3 4, तो इनमें देखिए संगत भुजा है AB, इसकी संगत भुजा की PQ, तो ये भी कितनी है 2, ये भी कितनी है 2 सेंटीमीटर, मात्रक लिखना जरूरी है सेंटीमीटर। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं, तो AB में कितने 2 सेंटीमीटर, तो PQ कितनी है 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसकी संगत भुजा देखो, AC बराबर PR बराबर कितनी है 4 4, अर्थात हमें BC बराबर 3, QR बराबर कितनी है 3। तो इन चीजों से क्या, अगर संगत भुजा देखो बराबर है, एक नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हुए SSS नियम से सर्वांग समता। ठीक है, देखो गणित रूप में कैसे लिखते हैं, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, ठीक है। चलो इसी तरह से देखें, इसी तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं साइड एंगल साइड, यानी कि दो भुजाएं और उसका कोण, दो भुजाएं और उसका कोण बराबर होगा, तो कौन सा नियम लगेगा, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। इसी तरह से एंगल साइड एंगल, यानी कि दो कोण और इनके मध्य वाली भुजा अगर बराबर हो दोनों त्रिभुजों की, तो कौन सा नियम लगेगा, एंगल साइड एंगल, ठीक है, यानी कि कोण भुजा को। इसी तरह से आरएचएस समकोण कर्ण भुजा, यानी कि समकोण, मान लीजिए कोई त्रिभुज है समकोण, तो एक तो यह समकोण होना चाहिए, एक कर्ण, और कौन सी कोई एक भुजा ले लीजिए, ठीक है, लेकिन दूसरे त्रिभुज में भी संगत भुजा लेनी है, ठीक है, समकोण तो ये कर्ण तो सेम होगी, ठीक संगत, लेकिन इसमें ये भुजा ले रहे थे, इसमें भी ये लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनके नियम से भी हम क्या कर सकते हैं, आरएचएस नियम से भी सर्वांग समता सिद्ध कर सकते हैं। ये प्रमुख चार नियम है, ये हमारे को ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। चलो आगे हम पढ़ेंगे परिमेय नंबर 1, कक्षा 10 में आपके 11वें और 12वें परिमेय है। तो देखो पहला परिमेय क्या है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, थेल्स परिमेय, और इसे थेल्स परिमेय के नाम से भी फेमस है। सर्वप्रथम थेल्स ने बताया था। तो क्या कह रहा है परिमेय, किसी त्रिभुज की, अब देखो हमारे को सरल करना है इस चीज को सिद्ध करना। क्वेश्चन कैसे आएगा कि क्वेश्चन ऐसा आएगा कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, है ना, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन आएगा सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे, तो ये दोनों भुजाएं को समान अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन परिमेय क्या कह रहा है, मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ, अभी आएगा नहीं है। देखिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है। चलो देखो परिमेय क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज
चलो कोई त्रिभुज बना लिया कि एक भुजा के समांतर, मान लीजिए एक भुजा ये बीसी है, बीसी के समांतर खींच गई एक रेखा, मान लीजिए बीसी के समांतर एक खींच गई रेखा बीसी है, जिसका नाम देता हूँ डी और ई। खींच गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे, यानी कि शेष भुजा कौन सी है, डी बी और ए सी, इन भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि इन दोनों भुजाओं को क्या करता है, यानी कि ये दोनों भुजाएं ए बी और ये ए सी, इनको समान अनुपात में, अर्थात मान लीजिए कि इनको 2:3 में, तो इनको भी कितने में करेगा, 2:3, यानी कि बराबर अनुपात में विभाजित करता है। यानी ये रेखा क्या हुई, समांतर। तो सबसे पहले हमारे को त्रिभुज बनाना है, ठीक है। जैसे जैसे परिमेय बोल रहा है वैसे त्रिभुज बना दिया। अब देखो सिद्ध कैसे करेंगे, तो सिद्ध क्या करना है, अगर ये रेखा समांतर है तो ये समान अनुपात में विभाजित करती है, ये चीज सिद्ध करनी है। चलो तो सबसे पहले देखो दिया हुआ क्या है, हमने दिया हुआ क्या है, सबसे पहले सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में लिखना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो एक त्रिभुज एबीसी है, क्या है, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें उसमें क्या है, बीसी समांतर है किसके, बीसी के, ठीक है। चलो बीसी रेखा है जो बीसी के क्या है, समांतर है। चलो दिया हुआ के बाद में हमारे को क्या लिखना है, सिद्ध करना है, क्या लिखना है, सिद्ध करना है। हमारे क्या चीज सिद्ध करनी है, नहीं पर में क्या कह रहा है, अगर ये रेखा समांतर है तो इनको समान अनुपात में विभाजित करती है, ये चीज सिद्ध करना है। तो समान अनुपात सिद्ध क्या करना है, इसका मतलब एडी बटा डीबी बराबर क्या होगा, ए अपॉन, इसी ये चीज हमारे को सिद्ध करनी है। चलो ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है, ये लिख दिया सिद्ध करना, ठीक है। इसके बाद लिखनी है रचना। चलो अब चित्र में हम रचना क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो रचना क्या करते हैं, देखो तो हम क्या करते हैं, बी को ई से मिलाते हैं, ठीक है, डी को सी से मिलाते हैं, फिर क्या करते हैं, ई से एडी पर लंब डालते हैं, और इसी तरह से हम सॉरी इसी तरह से डी से ए पर एक लंब डालते हैं, ठीक है। तो देखो हमने रचना क्या की, बी व ई तथा क्या किया हमने, बी व ई को मिलाया और डी व सी को मिलाया, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने, इसके बाद क्या किया, तो नाम दे देता हूं मैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है। चलो बी को मिलाया तथा ई से एडी पर क्या डाला, लंब डाला, क्या डाला, एफ तथा डी से कहां पर लंब डाला, ए पे, ई से ए पे लंब डाला, ये तो हमने रचना लिख दी। अब क्या लगना, उपपत्ति लिखेंगे। चलो उपपत्ति में कहां से शुरुआत करें, अब देखिए मैं बात करता हूं इस त्रिभुज की, ठीक है। तो इस त्रिभुज की बात करूं मैं, ए डी ई, इस त्रिभुज में देखिए ये क्या, इसकी ऊंचाई है, ठीक है। इसी तरह से इस त्रिभुज की बात करता हूं मैं, डी बी ई, इसकी भी ऊंचाई क्या है, एफ ई है, ठीक है। यानी कि एफ ई किसकी ऊंचाई है, ई एफ बोल दो या एफ ई की बात है, तो ई एफ त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज डी बी की ऊंचाई है।
ठीक है, इनकी ऊंचाई है। अगर इनकी ऊंचाई है तो बताओ क्योंकि इनका त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। हाँ तो देखिए बराबर 1/2 इंटू आधार क्या है, देखिए डायग्राम पर आ गया, यानी कि किसके त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए मेरे को, ADE। चलो देखो AD, तो AD कौन सा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लंब लेंगे EF, तो EF का आधार क्या होगा, AD, क्या होगा AD, आधार क्या हो गया AD इंटू ऊंचाई। देखो क्या है इसमें, जो लंब है यानी कि EF क्या होगी ऊंचाई, क्या होगी ऊंचाई। अब देखो इसी तरह हम त्रिभुज की बात करते हैं, किसकी, BD और E, यानी कि BDE त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या होगा, 1/2 आधार, देखो क्या है, अब देखो लंब ये है, क्या है लंब, ये ऊंचाई ये लेंगे तो आधार क्या होगा DB होगा। अब रही बात, ये दिख नहीं रहा है, चलो देखो आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। चलो देखो अब 1/2 आधार, रही बात की हमने अब आधार यही क्यों लेंगे, ठीक है। आधार इंटू ऊंचाई देखिए, ठीक है। फिर ऊंचाई है बराबर 1/2 आधार, ये नीचे नहीं दिख रहा है तो देखो ऊपर लिखेंगे, है ना, यहां से दिखाई दे रहा है। चलो देखो आंखें में लिखता हूँ, इसको यहाँ से मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये रचना भी मिटा रहा हूँ मैं, और ये परिमेय लिखा हुआ है, सिर्फ हमारे को डायग्राम रखना है, ठीक है। और ये पत्ती का मीटर रखना है, इसलिए मैं ये परिमेय भी हटा रहा हूँ, क्योंकि भी आएगा नहीं, है ना। चलो ठीक है, अब समझना देखो, हमने पहले त्रिभुज कौन सा लिया ADE, ठीक है। तो ADE का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो आधार क्या लिया AD, क्या लिया AD। अब देखो आधार AD क्यों लिया, ठीक है, ये भुजा दे सकता था, लेकिन नहीं, हमारे को 2 त्रिभुज लेना है, पहले ये भुजा आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो AD में ये भुजा आधार ले रहा हूँ, तो FE क्या होना चाहिए ऊंचाई, ठीक है। इसी तरह से मैं त्रिभुज ले रहा हूँ BDE, अब BDE क्यों लिया, पहले दूसरा त्रिभुज भी ले सकता नहीं। अगर मैं BDE की बात करता हूँ तो उसमें FE कॉमन आ रहा है, जो AD में भी कॉमन थी मुझे। इसी तरह से देखो BDE में देखो BD भुजा आ रही नहीं आ रही, लेकिन हमारे को अनुपात में लेके आना नहीं आ रहा AD और DB को, ठीक है, इसलिए ये दो त्रिभुज ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अब देखो इसका सूत्र क्या था, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो क्या होता है, देखो चित्र बीच में आएगा, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा, चित्र बीच में आएगा, है ना। चलो इस चित्र को रखना हमारे, ये इसी को देखते हैं कि हमारा काम है। चलो तो त्रिभुज BDE इक्वल टू क्या है, 1/2 आधार क्या हुआ DB हुआ, ऊंचाई की होगी, ठीक है। जब ऊपर नहीं आ रहा है, त्रिभुज BDE इक्वल टू क्या हो रहा है, 1/2 इंटू आधार क्या है, देखो DB एक नहीं, इसी तरह से ऊंचाई क्या है EF, तो ये EF आया नहीं आया समझ में, ठीक है। चलो देखो चौकी, अब क्या करेंगे हम, देखो इनका अनुपात लेंगे, क्या लेंगे इनका अनुपात, तो त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटावा त्रिभुज
BDE का क्षेत्रफल है। क्या होगा इनका क्षेत्रफल, देखो क्या होगा, तो AD का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 इंटू AD इंटू EF, ठीक है। इसी तरह से देखो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या है, तो BD का क्षेत्रफल हमने निकाला था 1/2 DB इंटू EF। अब देखो 1/2 से 2/2 कट गया, इसी तरह से EF से EF कट गया, क्या बचा AD/DB, यानी कि कहीं ना कहीं से नहीं समझा रहे, यानी कि AD/DB आ गया, आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे को क्या करना, AE इक्वल टू इसे लेकर आना, ठीक है। अब कैसे लेके आएंगे, तो देखो इसमें कैसे लेके आइए, ये लेके आइए, एक तो ये त्रिभुज लिया, फिर कौन सा लिया, एक ये वहां, ठीक है। इसमें से क्या किया हमने, ऊंचाई जो कॉमन थी वो ली FE, ठीक है। अब कौन सा लेंगे, एक तो ये त्रिभुज लेंगे, सॉरी ये तो ये वाला त्रिभुज, इसमें ये भुजा आ जाएगी, फिर लेंगे ये त्रिभुज, लेकिन इसमें क्षेत्रफल निकालते समय आधार ये मानेंगे, ऊंचाई हो जाएगी, दोनों की ऊंचाई कॉमन आ जाएगी, ठीक है। तो ये त्रिभुज लेंगे, तो कौन सा लेंगे, तो पहले देखो चलो, ठीक है ना, इसी को जैसे जैसे नीचे लिखना, मेरे पास जगह कम है, ठीक है ना, तो इसी को देना समीकरण नंबर 1, ठीक है। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं लिख ना रहा हूँ। ये स्टेप काटने के बाद जैसे जैसे त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, D बटा DB, इसको क्या देखेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखो इसी तरह क्या करेंगे, इसी तरह क्या करना है हमारे को, अब की बार किसका निकालना है, ADE का, किसका निकालना है, AD का, लेकिन ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो मुझे बताओ कि AD के क्षेत्रफल पिछली बार ऊंचाई कौन सी ली थी, ये ली थी, लेकिन इस बार ये वाली लेनी है, कौन सी लेनी है, ये वाली, तो 1/2, अगर ये ऊंचाई लेंगे तो आधार क्या होगा, A, वही इंटू ऊंचाई क्या होगी BG, ठीक है। चलो इसी तरह से बात करो मैं त्रिभुज, ठीक है। अब क्या करना है, इसी तरह से कौन सा त्रिभुज लेंगे, DCE, कौन सा लेंगे, DCE का क्षेत्रफल, अब तो DCE का क्षेत्रफल क्या होगा, वही 1/2, लेकिन कौन सी ऊंचाई ये होगी, अगर ये ऊंचाई ये होगी तो बताओ आधार कौन सा होगा, CE होगा, नहीं होगा, ठीक है, CE आधार होगा, ठीक है, गुणा फिर ऊंचाई DG, लंब दिए DG क्या हो गया ऊंचाई, ठीक है क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, चलो तो देखो क्योंकि क्या करेंगे, भाग देंगे, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटावा त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होगा 1/2 A इंटू DG बटावा 1/2 CE इंटू DG। अब देखो DG से DG कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, ठीक है, समझ में आया हमें। अब देखो अब क्या करना, DCE, देखो DCE और एक त्रिभुज है DBE, इन दोनों एक ही आधार DE पे बने हुए, तथा दोनों भुजाएं समांतर है, ये भुजा समांतर है दोनों, तो इनका मतलब इनका क्षेत्रफल क्या होगा, समान, अर्थात क्या कह सकता हूं मैं, इनमें क्या बना हुआ है, समान। तो देखिए त्रिभुज BDE तथा एंड DCE त्रिभुज क्या है, एक ही आधार कौन सा है, DE पर बना हुआ है, तथा क्या भुजा है, DE किसके समांतर है, DE भुजा किसके समांतर है, BC के, किसके समांतर है, BC के, तो क्या होगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, दोनों क्या होगा इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से इससे क्या कह सकता हूं मैं, जो DCE है इसकी जगह में BDE लिख सकता हूं, ठीक है। तो लिखिए देखो त्रिभुज
ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, बटा हुआ ADE का क्षेत्रफल बटा हुआ DCE। अब देखो DCE की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, BDE लिख सकता हूं का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, तो हमने क्या लिखा था यार, क्या बचा, AE और CE या EC, ठीक है। चलो देखो अब क्या करते हैं, हमारे भी पहला समीकरण कहाँ प्राप्त हुआ था, हमने दिया था पहला समीकरण, ठीक है, पहला समीकरण यहाँ देखो, ये पहला समीकरण दिया था, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा समीकरण। अब पहले समीकरण में देखो क्या है, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटा BD का क्षेत्रफल, यहाँ भी देखो AD का क्षेत्रफल बटा BD का क्षेत्रफल, इसका मतलब समीकरण 1 2 को इनको दोनों बराबर रख सकता हूँ, ठीक है। तो समीकरण 1 में दो से, समीकरण 1 में 2 से देखो, फिर से देखो, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटा BD का क्षेत्रफल, ठीक है, समीकरण इसी तरह त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटा BD का क्षेत्रफल, यानी कि दोनों समीकरण क्या होंगे, बराबर, तो क्या होगा, AD बटा BB इक्वल टू AE बटा इसी से, ये सिद्ध करना था, यानी कि अगर वन में क्या कह रहा था, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा दोनों भुजों को प्रतिच्छेद करे, यानी खींचे हुए, तो दोनों भुजों को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देख लीजिए AD अनुपात में DB, इसी तरह से AE अनुपात में इसी, हमारे पास एक हुआ HP हेंस प्रूफ, मतलब इतनी समझ में आया कि नहीं यार। तो देखो ये तो रही प्रक्रिया हमारे एग्जाम में करनी है, ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो समझो ऐसा क्यों किया। तो शॉर्ट फॉर्म में एक बार मैं आपको समझाता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, फिर समझा देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में कैसे किया, क्या क्या करना हमारे को, है ना। चलो शॉर्ट फॉर्म में पूरा परिमेय का एक बार रिविजन कर लेते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। क्योंकि आप कुछ समझ में आएगा, अगर पूरा नहीं आया तो एक बार वापस देख लीजिए, 100% समझ में आ जाएगा, फिर बिंदे की कीजिएगा 1 2 बार, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल नई प्रश्नावली है, थोड़ा समझने में वक्त तो लगेगा ही। चलो देखो परिमेय क्या कह रहा है, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, क्या है, कोई त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज के समांतर मान लीजिए कोई ABC त्रिभुज है, इसके समांतर यानी कि किसी भुजा के समांतर को रेखा खींचे और दोनों भुजों को प्रतिच्छेद करे, ठीक है। तो ये भुजा दोनों समांतर हुई, तो ये जो भुजा है ना, इन दो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी भुजा को दे देता हूँ मैं, कोई नाम दे दिया, ठीक है। तो ये दे रखा है, तो हमारे को सिद्ध क्या करना है, ये कह रहा है समान अनुपात में विभाजित करती है शेष दो भुजाएं, तो शेष दो भुजाएं ये हुई, तो एक मतलब AP बटा PP इक्वल टू क्या सिद्ध करना हमारे को, AQ अपॉन QC, ये चीज सिद्ध करना हमारे को, ठीक है। तो ये चीज सिद्ध कैसे करते हैं, देखो कैसे सिद्ध करना हमारे को, तो सबसे पहले देखो, अब AP अपॉन PB यानी AP अपॉन PB एक तरफ लेना पड़ेगा, इसी तरह से AQ अपॉन AC इस तरह से लेना पड़ेगा। तो हम देखो रचना करते हैं, B को Q से मिलेगा, P को QC से मिलेगा, ठीक है। अब Q से AP पे एक लंब डालना है, ठीक है, P से क्या करना है, AQ पे लंब डालना है, लंब डाल दिया, ठीक। चलो ये हुई रचना के बाद उत्पत्ति में देखो क्या करना है, सबसे पहले हम दो त्रिभुज लेंगे, एक ऊपर वाला त्रिभुज, ठीक है, APQ, लेकिन देखो एक त्रिभुज ये लेंगे और एक त्रिभुज लेंगे ये वाला, ठीक है। अब ये त्रिभुज क्यों लिए, मैं दूसरा वाला एक साथ ये नहीं, लेकिन ये त्रिभुज लूंगा क्योंकि इस त्रिभुज में ये भुजा आ जाएगी, इस त्रिभुज की बात में ये भुजा आएगी, लेकिन इनका क्षेत्रफल लेंगे तो ये भुजा ऊंचाई ये लेंगे। अब त्रिभुज में ऊंचाई ये भी ले सकते हैं लंबे, लेकिन नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या लेनी है हमारे को, समान जो ऊंचाई वो लेनी है, इसलिए ऊंचाई क्या लेंगे। अगर ये ऊंचाई ली तो हमारे पास आधार ये रहेगा, ठीक है। तो देखो पहला समीकरण कैसे बनेगा, त्रिभुज APQ बटा त्रिभुज PPQ, इनका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ऊपर वाला क्या होगा, एक बटे तो आधार क्या AP, अगर आधार AP है ऊंचाई क्या होगी, ये नाम दे देता हूं मैं
आर और एस, ठीक है। तो ऊंचाई क्या होगी, आर क्यू, ठीक है। इसी तरह से देखो 1/2 पी बी क्यू, यानी कि पी बी क्यू, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अगर आधार मैं पी बी लेता हूँ तो ऊंचाई क्या होगी, क्यू आर, ठीक है। तो देखो 1/2 आर क्यू या क्यू आर एक ही बात, चलो तो समीकरण एक बना नहीं बना, ठीक है। यानी कि हमने पहले क्या लिए, ए पी क्यू लिए और पी बी क्यू लिए। इसी तरह से इस बार कौन से त्रिभुज लेने, ए बी क्यू, लेकिन उसमें ऊंचाई ये लेनी है, आधार ये हो जाएगा। वो त्रिभुज कौन सा लेना है, ये वाला त्रिभुज लेंगे, यानी कि पी सी एस, ठीक है। तो दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे, त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ए पी क्यू, लेकिन ए पी क्यू की ए पी क्यू, लेकिन ए क्यू का क्षेत्रफल क्या लेंगे, 1/2 इंटू इस बार आधार क्या लेंगे, ए क्यू, क्या लेंगे, ए क्यू, क्योंकि हमें ए क्यू की भुजा की जरूरत है, ठीक है। ए क्यू लिया तो ऊंचाई क्या होगी, तो पी एस होगी, क्या होगी, पी एस, लंबवत दूरी क्या होती है, ऊंचाई होती है, ठीक है। चलो इसी तरह से इस बार त्रिभुज कौन सा लेंगे, पी सी क्यू, त्रिभुज पी सी क्यू, पी सी क्यू का क्षेत्रफल, ठीक है, 1/2 इंटू आधार क्या लेंगे, सी क्यू, क्या लेंगे, सी क्यू इंटू सी क्यू आधार लेंगे तो क्या होगा, ऊंचाई क्या होगी, पी एस, क्या होगी, पी एस। तो पी एस से पी एस कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, क्या हो जाएगा, ए क्यू पर सी क्यू। अब देखिए समीकरण इसको 2 दे देते हैं, लेकिन देखिए अब ए बी, ए पी क्यू ऊपर तो समान है, लेकिन रही बात दूसरी बात ये अलग अलग, ठीक है। तो देखो पी बी क्यू और पी सी क्यू, पी बी क्यू और पी सी क्यू, ये दोनों को दोनों त्रिभुज ए के आधार पी क्यू पे बने हुए हैं, ठीक है। और समलंब चतुर्भुज बनाए, दोनों भुजाएं क्या सम बिल्कुल समांतर है, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों क्या होगा, बराबर। अगर ये इसके बराबर है दोनों, तो समीकरण 1/2 लिख सकता हूँ, 1/2 लिखा तो क्या होगा, एपी बटा पीपी इक्वल टू ए क्यू अपॉन सी क्यू, ये रही शॉर्ट फॉर्म, बस यही चाहिए था। यही फिर मैं कह रहा था, अगर समांतर है तो क्या होगी, मुझे समान होगा तो एपी बटा एबी, और इसी तरह से ए क्यू बटा क्यूसी। तो आज का ये पहला प्रमेय हमने कर लिया, आगे क्लास में करेंगे दूसरा प्रमेय। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।